नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत की जनता ने किसी पार्टी को विपक्ष के लायक नहीं माना, मतलब कांग्रेस को न्यूनतम जरूरी 10% सीटें भी नहीं जिताई। उसके सांसदों की संख्या सिर्फ 44 है। विपक्षी पार्टी का दर्जा पाने के लिए कम से कम 54 सांसद होने चाहिए। इसलिए नए स्पीकर कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा नहीं दे तो आश्चर्य नहीं होगा। ऐसा करना वैधानिक तौर पर सही होगा। राजनीतिक तौर पर कईयों का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार को बड़प्पन दिखाना चाहिए। इसके विपरीत दलील है कि कांग्रेस ने कब ऐसी मेहरबानी दिखाई थी जो भाजपा अभी दिखाए। जवाहरलाल नेहरू ने कभी नेता विपक्ष नहीं बनाया। 1984 में राजीव गांधी की आंधी आई और भाजपा 2 सदस्यों पर सिमटी तो उसे पूछा नहीं गया। लोकसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए जैसे तैसे अन्ना द्रमुक के नेता के लिए सरकार राजी हुई थी। मतलब भाजपा का अपना अनुभव अच्छा नहीं है। जो हो, सरकार के लिए नेता विपक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के 2 फैसले अहम राजनीतिक मतलब वाले हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। रियासतों में कांग्रेस के इलाकाई लीडर सर उठाने लगे हैं। दिल्ली में मरकजी क़यादत के कमजोर होने की बहस के दरमियान रियासतों में पार्टी के लीडर ने बगावत कर दी है। कांग्रेस ज़ेर क़यादत 4 रियासतों में वज़ीर आला को तब्दील किए जाने के मुतालबे को लेकर पार्टी के रहनुमा खुले तौर से सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला नारायण राणे ने कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी को खत लिखकर कह दिया है कि अगर वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान को नहीं हटाया गया तो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना इत्तेहाद की जबरदस्त जीत होगी। ऐसे ही हरियाणा की रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर कुमारी शैलजा ने कहा है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं हटाए गए तो हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह शिकस्त से दो चार होगी। असम के वजीर आला तरुण गोगोई के खिलाफ तो 40 मेंबरान असम्बली कई रोज तक दिल्ली में डेरा डाले बैठे रहे। सोनिया और राहुल गांधी ने जैसे तैसे मुखालिफ असम्बली अरकान को समझाया है, लेकिन तनाजा अभी भी थमा नहीं है। मिजोरम के वजीर आला ललथन हावला ने नरेंद्र मोदी की हिमायत में बयान देकर अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली है। झारखंड में साबिक मरकजी वजीर रमेश्वर उरांव ने रियासत के लिए जान खासकर पीसीसी सदर सुखदेव भगत पर तनकीद की है और लहरदगा से अपनी शिकस्त के लिए पार्टी की रियासत की क़यादत को जिम्मेदार ठहरा दिया है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और रियासती सदर प्रताप सिंह बाजवा एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोले हुए हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में भी इलाकाई लीडरान के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी का माहौल है। इस साल के आखिर में होने वाले महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से पहले सियासी तनासुब बदल सकता है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी पोजीशनिंग करने लगी हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का इत्तेहाद है, लेकिन वजीर आला के ओहदे को लेकर दोनों में खींचतान चल रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे बड़े रहनुमा गोपीनाथ मुंडे के इंतकाल से इत्तेहाद का तनासुब मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ आरपीआई और शेतकारी स्वाभिमान संगठन जैसी पार्टियां भी मुंसलिक है। दूसरी जानिब कांग्रेस और एनसीपी का हाथ है। इनके अलावा एक ताकत राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। जराये के मुताबिक मौजूदा इत्तेहाद की शक्ल बदल सकती है। एनसीपी ने ज्यादा सीटों के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाया है, जिसका मकसद ये बताया जा रहा है कि शरद पवार कांग्रेस इत्तेहाद को छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ने का उनको फायदा तभी होगा जब बीजेपी और शिवसेना का इत्तेहाद भी टूट जाए। इत्तेहाद के पुराने फार्मूले के मुताबिक महाराष्ट्र में वजीर आला का ओहदा शिवसेना के खाते में था, लेकिन अब बीजेपी ने इसके लिए दबाव बनाया है। ऐसे में अगर दोनों पार्टियां अलग हुई तो शरद पवार दोनों में से किसी एक के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। वो फिर उस इत्तेहाद के साथ राज ठाकरे की पार्टी को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडरान का कहना है कि अगले कुछ दिन शरद पवार के अगले कदम पर नजर रखनी होगी, क्योंकि ज्यादा इम्कान है कि जीतने वाला इत्तेहाद पवार बनाएंगे। मरकजी हुकूमत के मैनेजर राज्यसभा की मुश्किल का हल तलाश करने में मसरूफ है। हुकूमत का पहला इम्तिहान वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा की तकर्री के लिए कानून में किए गए बदलाव वाले ऑर्डिनेंस को कानून बनवाने में होगा। हालांकि हुकूमत और अपोजिशन दोनों से जुड़े जराये का कहना है कि कांग्रेस इस मसले पर रुकावट नहीं डालेगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तकर्रुर करना वजीर आजम की पसंद का मामला होता है और उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा को तकर्रुर किया है, इसलिए ट्राई के ज़ाब्ते में बदलाव वाले कानून को राज्य
राज्यसभा से पास होने में मुश्किल नहीं आएगी। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मामले में अपोजिशन ताउन कर देगा, लेकिन उसके बाद शायद किसी और बिल पर ये ताउन न मिल पाए। तालीम से जुड़े निस्फ दर्जन बिल जेरे इल्तवा हैं। वजीर रहते कपिल सिब्बल ने बीजेपी के पास काफी भाग दौड़ की थी, लेकिन बीजेपी ने ताउन नहीं किया था। इसी तरह सेहत और खानदानी फलाह व बहबूद से जुड़े कई बिल जेरे इल्तवा हैं और कई इक्तसादी बिल हैं जिनको पास कराने के लिए पी चिदम्बरम ने बड़ी कोशिशें की थी, लेकिन बीजेपी और लेफ्ट ने ताउन नहीं किया था। अगर हुकूमत इन बिलों को पास कराने की कोशिश करती है तो उसे अपोजिशन का ताउन नहीं मिलेगा। रकम से जुड़े बिल छोड़कर बाकी तमाम कानून राज्यसभा में अटकेंगे और हर बार कांग्रेस यह हवाला देगी कि बीजेपी ने अपोजिशन में रहते हुए ऐसा ही किया था। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर रहनुमा और मरकजी वजीर देही तरक्कियात गोपीनाथ मुंडे का दिल्ली में एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया। महाराष्ट्र के बेहद मकबूल और पसमानदा तबके से आने वाले 64 साल मुंडे मंगल की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे कि तभी एक दूसरी गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे मुंडे टक्कर के बाद आगे की सीट से टकरा गए थे। उन्हें बाहरी चोट नहीं लगी थी, लेकिन टक्कर के बाद वो बेहोश हो गए। उन्हें फौरी तौर पर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी सांस और धड़कन वापस लौटाने के लिए करीब 50 मिनट तक मशक्कत की, लेकिन कामयाब न हो सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक टक्कर ने उनको अंदरूनी चोट दी थी, जिसमें उनका लीवर पूरी तरह से फट गया था और पेट के अंदर बड़ी मिकदार में खून जमा हो चुका था। अंदरूनी चोट के अलावा उनको दिल का दौरा भी पड़ा, जिससे उनका इंतकाल हो गया। लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद पिछले हफ्ते पहली बार मरकजी कैबिनेट में शामिल किए गए मुंडे बीजेपी के आजहानी रहनुमा प्रमोद महाजन के बहनोई थे। मुंडे के खानदान में उनकी अहलिया और 3 बेटियां शामिल हैं। मुंडे की आखिरी रसूमात बुध को उनके आबाई गांव में अदा की जाएंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी समेत तमाम पार्टियों के लीडरान ने बीजेपी दफ्तर 11 अशोक रोड जाकर गोपीनाथ मुंडे को खिराज अकीदत पेश किया। मुंडे का जसद खाकी एम्स ट्रामा सेंटर से पार्टी दफ्तर लाया गया था। बीजेपी के साबिक सदर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी लगातार अस्पताल में मौजूद थे और वो उनके जसद खाकी के साथ ही पार्टी दफ्तर पहुंचे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी दफ्तर में जाकर उनके जसद खाकी पर फूल चढ़ाए और उनके गमजुदा अहले खाना से मुलाकात की। बाद में कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी भी खिराज अकीदत पेश करने बीजेपी दफ्तर पहुंचे। ये मुमकिन पहला मौका था जब राहुल गांधी बीजेपी दफ्तर के अंदर दाखिल हुए। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की जानिब से फूलों का गुलदस्ता भेजा गया था, जबकि नायब सदर हामिद अंसारी ने 11 अशोक रोड जाकर उनको खिराज अकीदत पेश किया। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह, वजीर खजाना अरुण जेटली समेत तमाम मरकजी फुकरा और तमाम पार्टियों के रहनुमा भी उनको खिराज अकीदत पेश करने पहुंचे थे। संघ के सीनियर ओहदेदारान ने भी मुंडे को खिराज अकीदत दिया। जेडीयू के सरबराह शरद यादव, लोजपा के रामविलास पासवान, बीजू जनता दल के जय पांडा वगैरह लीडरान ने पार्टी दफ्तर जाकर मुंडे को खिराज अकीदत दिया। गोपीनाथ मुंडे के इंतकाल पर मुल्क के लीडरान ने गम का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें अपने दोस्त और काबीना में शामिल अपने करीबी साथी गोपीनाथ मुंडे के इंतकाल से गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने मुंडे को एक सच्चा अवामी रहनुमा करार दिया। मोदी ने दिल्ली में एक सड़क हादसे में मुंडे के इंतकाल के फौरन बाद ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अपने दोस्त और साथी गोपीनाथ मुंडे जी के इंतकाल पर मैं बेइंतहा अफसोस और गम में हूँ। उनका इंतकाल मुल्क और हुकूमत के लिए बड़ा नुकसान है। मोदी ने लिखा कि गोपीनाथ मुंडे जी एक सच्चे अवामी रहनुमा थे। समाज के पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले मुंडे ने ऊंचाइयों को छुआ और मुसलसल लोगों की खिदमत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुंडे को खिराज अकीदत देने के लिए कैबिनेट की मीटिंग मुनक्किद की और मीटिंग में एक तजवीज मंजूर करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह और कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने मुंडे की अहलिया को खत लिखकर अफसोस का इजहार किया है। तमाम अपोजिशन जमातों के लीडरान ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दुख को जाहिर किया। बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव ने भी मुंडे के इंतकाल पर अफसोस जाहिर किया है। बीजेपी जेर क़यादत रियासतों के तमाम वज़राए आला ने उनके इंतकाल पर अफसोस जाहिर किया है।
कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा है कि अलग तेलंगाना रियासत के कयाम का फैसला करते वक्त यूपीए हुकूमत ने जो फैसले किए थे उन्हें नाफिज किया जाए। मरकज की यूपीए हुकूमत ने तेलंगाना तश्कील के वक्त उसे खुसूसी रियासत का दर्जा देने और पोलावरम आबरेसानी प्रोजेक्ट पर अमल का वादा किया था। सोनिया ने खत लिखकर कहा है कि एनडीए हुकूमत इस पर अमल करे और उस काम में कांग्रेस उसकी मदद करने को तैयार है। सोनिया गांधी ने पीर को लिखे गए खत में कहा है कि आबी वसाइल, खुसूसी हैसियत का दर्जा देने और पोलावरम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने जैसे मामलात में से कई मामलात में यूपीए हुकूमत ने जमीनी काम पहले ही कर दिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मोदी इंतजामिया आके काम पूरा करेगी। अपने खत के साथ सोनिया ने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह और साबिक वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे की जानिब से पेश की गई तफसीलात को भी मुंसलिक किया है। तमिलनाडु के वजीर आला जयललिता ने आज दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बीजेपी के कद्दावर रहनुमा गोपीनाथ मुंडे की वजह से ये मुलाकात कुछ घंटों के लिए टाल दी गई थी, लेकिन बाद में मोदी और जयललिता की मुलाकात हुई। दोनों लीडरान के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। बाद में तमिलनाडु हुकूमत की जानिब से जारी बाज़ाब्ता बयान में सिर्फ इतना कहा गया है कि वजीर आला ने रियासत से जुड़े मसाइल पर वजीर आजम से तबादला ख्याल किया है। गुज़िश्ता कुछ औकात से जयललिता की पार्टी अन्ना डीएमके के एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस बारे में दोनों फरीक की जानिब से कुछ भी नहीं कहा गया है। इससे 2 दिन पहले मोदी ने ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक से भी मुलाकात की थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। कांग्रेस ने संसदीय दल का नेता सोनिया गांधी को चुना है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये फैसला करना है कि वे नेता विपक्ष की बला पाले या न पाले। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। यह लाख टके का सवाल है कि इस बार की लोकसभा में हिस्ब इख्तलाफ का रहनुमा कौन होगा या फिर नहीं होगा। लोकसभा में हिस्ब इख्तलाफ के रहनुमा का ओहदा बहुत अहम और जरूरी होता है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों की सियासत में ये ओहदा बहुत ही अहमियत के साथ उभर कर सामने आया है। ऐवान में हुकूमत के साथ कामकाजी रिश्ते बनाने हो, बिलों पर रजामंदी बनानी हो, पार्लियामेंट के कामकाज को बेहतर तरीके से चलाने का मामला हो या फिर सीबीसी से लेकर CIC तक की तकरीरों का मसला हो, हर जगह हिस्ब इख्तलाफ के रहनुमा का किरदार रहता है। अब अदलिया जवाबदेही का जो बिल बना है उसमें जजेस की तकरीरी करने वाली कमेटी और लोकपाल के सिलेक्शन कमेटी में भी हिस्ब इख्तलाफ के रहनुमा का अहम किरदार होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हुए सुषमा स्वराज ने सीवीसी के तौर पर पीजे थॉमस की तकरीरों की मुखालफत की थी। बहरहाल अब कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिले हैं उसे लोकसभा में हिस्ब इख्तलाफ के रहनुमा का दर्जा मिल सके। लीडर ऑफ अपोजिशन के ओहदे के लिए 54 सीटों की जरूरत होती है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली हैं। इससे पहले बिहार में भी ऐसा हुआ था। 2010 के इलेक्शन में बरसरे इख्तदार बीजेपी जनता दल यू को छोड़कर किसी को 10% सीटें नहीं मिली थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी से अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेजिस्लेचर पार्टी का रहनुमा मुंतखब किया तो सद्भाव का मुजाहरा करते हुए उस वक्त के वजीर आला नीतीश कुमार ने उनको हिस्ब इख्तलाफ के रहनुमा का दर्जा दे दिया था। मुमकिन इस तजर्बे को ध्यान में रखकर ही कांग्रेस ने कर्नाटक के दलित रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का रहनुमा मुंतखब किया है। सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने पार्टी का रहनुमा बनने के बजाय खड़गे के नाम का फैसला किया तो इसके पीछे ये सोच हो सकती है कि दलित रहनुमा होने के नाते शायद मरकजी हुकूमत खड़गे को लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा देने पर रजामंद हो जाए। वैसे ये फैसला बाज़ाब्ता तौर से स्पीकर को करना होता है, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन होगा जब हुकूमत इसके लिए तैयार होगी। इससे पहले मरकज में किसी हुकूमत ने ऐसा सद्भाव नहीं दिखाया है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के ज्यादातर दौरे इख्तदार में कोई भी रहनुमा लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहा। तभी बीजेपी में एक सोच ये भी है कि वो क्यों कांग्रेस के तई हमदर्दी का मुजाहरा करें। ताहम बीजेपी और मरकजी हुकूमत की मुश्किल ये है कि उसी राज्यसभा में अक्सरियत नहीं है। पूरा एनडीए मिलाकर अक्सरियत के आदाद शुमार के आधे तक पहुंच पा रहा है। ऐसे में राज्यसभा में उसको कांग्रेस के ताउन की जरूरत होगी। तभी ये एक ऐसा फैसला है जिसके दूररस असरात को ध्यान में रखकर लिया जाना है। ये जरूर है कि अहम आईनी तकरीरों में लीडर ऑफ अपोजिशन का किरदार रहता है, लेकिन वो किरदार फैसला को नहीं होता है। वो ज्यादा से ज्यादा अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर सकता है, बावजूद इसके उसकी कोई खास अहमियत नहीं रहती है। इसलिए हुकूमत अगर सद्भाव दिखाते हुए खड़गे को लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा दे दे तो आगे कांग्रेस के साथ राब्ता बनाने, पार्लियामेंट को बेहतर तरीके से चलाने और बिलों को पास कराने में हुकूमत को आसानी रहेगी। अगर हुकूमत ने कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा नहीं दिया तो कांग्रेस ऐवान में
ज्यादा जारहाना अंदाज अख्तियार करेगी। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी अपोजिशन के खाते में जाता है, लेकिन हो सकता है कि वो ओहदा बीजेपी कांग्रेस के बजाय अन्ना डीएमके को सौंप दे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नेता विपक्ष की संभावना पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह प्राथमिकता बनानी है कि वे क्षेत्रीय पार्टियों पर मेहरबान हो या कांग्रेस पर। सरकार के लिए आदर्श स्थिति यह है कि वह बिना नेता विपक्ष हो। इससे कई अहम संवैधानिक स्तर की नियुक्तियों में सरकार अपनी चला सकेगी। पर राजनीतिक सद्भाव, उदारता के तकाजे में नेता विपक्ष बनाने का भी एक तर्क है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, 67 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस विपक्ष की मुख्य विपक्षी नेता, मान्यता प्राप्त विपक्षी नेता वाली हैसियत में भी नहीं होगी। पिछली बार कांग्रेस हारी तो हमेशा नेता विपक्ष या मुख्य विपक्षी दल का उसे दर्जा रहा। इस बार उसकी इतनी संख्या नहीं है। क्या ये हकीकत है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि एक कानून है, जो नेता विपक्ष है उसकी जो तनख्वाह होती है, उसके जो पक्ष होते हैं और जो सुविधाएं होती है, उसको उसका पूरा विवरण देता है और उसको बोलते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर्क्स, प्रिविलेजेस एंड सैलरीज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और उसके तहत नेता विपक्ष वो होता है जिसकी पार्टी के पास 10% वोट हो। जी, 10% 545 का या 543 का, वो एक ही आंकड़ा आता है, 54 का आंकड़ा सांसद होने चाहिए। कांग्रेस के पास आज के दिन 44 है। जी, कौल और शक्दर एक अथॉरिटी है जो पार्लियामेंट्री प्रणाली के बारे में हमको, वो प्रक्रिया हमको समझाती है और सब लोग उस कौल और शक्दर की जो किताब है उस पर विश्वास रखते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि अगर इससे कम है तो वो जो मेन ऑपोजिशन तो होगी, लेकिन वो मेन ऑपोजिशन प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी नहीं होगी, वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन ग्रुप होगा। तो आज के दिन कांग्रेस जो है लोकसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन ग्रुप की हैसियत में है। जी, जैसा कि 84 के इलेक्शन के बाद तेलुगु देशम पार्टी, जिसके पास 30 मेंबर थे, वो मुख्य विपक्षी ग्रुप था, वो मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं थी। नहीं, अब उसके चलते उस समय एआईडीएमके के थम्बी दुराई को शायद उपाध्यक्ष बनाया गया था, नेता विपक्ष कोई नहीं बना था उस समय। देखिए, नहीं, नेता विपक्ष नहीं, प्रिंसिपल ऑपोजिशन ग्रुप। प्रिंसिपल ऑपोजिशन ग्रुप का मतलब यह है कि जो उसका नेता होगा उसको जो सरकार की तरफ से सेक्रेटेरिएट मिलता है वो नहीं मिलेगा, जो सरकार की तरफ से बंगला मिलता है वो नहीं मिलेगा। पर ये इस पे स्पीकर दर्जा देगा या अपने आप वो प्रिंसिपल हो जाएगा? कैसे होगा? मतलब ये तो स्पीकर को फैसला करना होगा। नहीं, देखिए, पार्लियामेंट तो प्रेसिडेंट से चलती है। हाँ, पर स्पीकर ने अगर पहले ऐसा फैसला किया होगा तभी तो होगा। जी हाँ, स्पीकर ने किया है पहले ऐसा फैसला और उस फैसले के चलते प्रिंसिपल ऑपोजिशन ग्रुप कांग्रेस पार्टी होगी। मतलब नेता विपक्ष वाला दर्जा नहीं हो सकता, उसको कैबिनेट रैंक नहीं मिलेगा। जी, लेकिन अपनी डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके मैं समझता हूं कि स्पीकर जो है उनको कमरा पार्लियामेंट में दे सकता है। वो ठीक है, और बाकी तनख्वाह वगैरह नहीं दे सकता। मतलब जो नेता विपक्ष को मिलती है, नेता विपक्ष का जो दर्जा वो नहीं होगा। लेकिन सदन के भीतर जब प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी तो उस व्यक्ति को उतना ही सम्मान मिलेगा जितना किसी भी नेता विपक्ष को मिलता है। जैसे कि जब कभी नेता विपक्ष खड़ा हो जाता है तो जो मिनिस्टर कोई बात कर रहा होता है वो यील्ड करता है, वो बैठ जाता है कि नेता विपक्ष खड़े हो गए, इनकी बात सुन लेनी चाहिए, और चेयर भी इंटरवीन करके कहती है कि इनकी बात सुनी जाए। और मैं समझता हूँ वो प्रथा जो है वो बनाई रखी जाएगी, क्योंकि उसी प्रथा को बनाए रखने में पार्लियामेंट की गरिमा हो। ये बात सच है कि ऑपोजिशन को, जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन होती है, उसको पैसेज ऑफ लॉ के लिए जो मदद करनी चाहिए, अपना दायित्व निभाना चाहिए लॉ मेकिंग में और डिबेट में पार्लियामेंट के भीतर। और मैं ये समझता हूं कि पार्लियामेंट के भीतर डिबेट अगर सुचारू रूप से होगी, पार्लियामेंट के भीतर लॉ मेकिंग अगर सुचारू रूप से होगी, तो मोदी की सरकार को उसका श्रेय मिलेगा। और उसके लिए उसको प्रिंसिपल ऑपोजिशन ग्रुप और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनकी मदद की और उनके साथ
एक सुनियोजित तरीके से काम करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, एक दूसरा एक इसके साथ में कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी एक मसला आएगा क्या, उपाध्यक्ष को लेकर और नेता विपक्ष, ये दोनों जिसमें कि सरकार के विवेक के ऊपर या सरकार की इच्छा पे ज्यादा बात होगी, उसमें इन दोनों में कुछ एक अलग सा रास्ता है, वो छत्रपों को महत्व या क्या राजनीति होती है लगती है? मेरी बात सुनिए कि स्पीकर तो रूलिंग पार्टी का होगा, रूलिंग कोalition बोलो या पार्टी का होगा, लेकिन उपाध्यक्ष पुरानी प्रथा है जिसको लोग निभाते हैं, वो कांग्रेस को देंगे। जो डिप्टी स्पीकर है उसका जो पद है वो विपक्ष के पास जाता है। अब देखना ये है कि ये जो आज की बीजेपी की सरकार है ये डिप्टी स्पीकर को कांग्रेस में से चुनने देती है या किसी और विपक्षी दल की तरफ से लाती है, और उसी पे निर्भर करेगा काफी हद तक इन दोनों के संबंध। मेरा ये मानता है क्या केमिस्ट्री बनती है। आज के दिन हमने जब स्वेरिंग इन हो रही थी प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी की, तो उस वक्त हमने अखबारों में पढ़ा कि रूबरू नहीं हुए सोनिया गांधी और प्राइम मिनिस्टर, रूबरू नहीं हुए ना राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर रूबरू हुए। वो भी ये शुभकामना भी देने में भी जरा देरी हुई है, उसको भी उससे भी बचा गया। देखिए ऐसा है, हाँ देरी हुई है, इसके बावजूद आज के दिन दायित्व प्रधानमंत्री का है कि मुख्य जो ऑपोजिशन विपक्षी दल है उसके साथ अच्छे ताल्लुकात, कामकाजी ताल्लुकात वो बनाए। अगर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपने स्वेरिंग इन में हिंदुस्तान बुला सकते हैं तो फिर वो सोनिया गांधी के बाद जाके 2 कदम जाके बात क्यों नहीं कर सकते? अगर वो करेंगे तो उससे एक अच्छी प्रथा बनेगी। मेरा ये मानना है। ये आप उनसे ये एक तरफ से वो भी ये सोच सकते हैं कि मुझे भी कम से कम बधाई आके औपचारिक तौर पर देनी चाहिए। मेरे ख्याल से औपचारिक तौर पर तो अभी तक नहीं हुई है। देखिए मैं समझता हूं कि ये हमारे और आपके बीच के विवाद की बात नहीं है, ये हमको प्रधानमंत्री के विवेक पे छोड़ देना चाहिए। और आज के दिन देखिए जिस पेड़ पे फल लगता है वो पेड़ झुकता है, और नरेंद्र मोदी के श्रेय में इस देश के इलेक्टोरेट ने उनके पेड़ पे फल लगाए हैं, और मैं समझता हूं अगर वो विनम्रतापूर्वक झुकेंगे तो उनकी शान में इजाफा होगा। और अपनी शान में इजाफा करने के लिए अगर वो कुछ ऐसा कदम उठाते हैं तो मैं समझता हूं कि उनका बड़प्पन होगा, छोटापन नहीं होगा और कमजोरी नहीं होगी। जी विनोद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।